O2, ये जो MnO2 है इज फ्यूज्ड विद KOH, इसके साथ फ्यूज्ड हो रहा है, ये आपका KOH के साथ फ्यूज्ड है इन एयर। तो क्या देगा ये? कल ही शायद एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी जिसमें जब ये फ्यूज होता है तो क्या होता है आपका K2MnO4 भी मिलता है इसके साथ। कौन मिलता है? K2MnO4 भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में आपसे 2 नंबर पर पूछा है कि बता दीजिए क्या कि लिगेंड EDTA-4 इज एन एग्जांपल ऑफ, कितने इसमें डेंटेट होता है? मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है? ना तो ये मोनो है, ना डाई है, ना ट्राई है। तो क्योंकि ये आपका पेंटाडेंटेट में आता है, पेंटाहेक्सा में तो पॉली लगाएंगे। इसका ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ कि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है। क्लियर? चलो नेक्स्ट का देखो, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कीलेट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कौन सा लिगेंड है जो कीलेट कॉम्प्लेक्स आपको दे सकता हूं? बताओ कौन सा होगा? बाइडेंटेट लिगेंड आपको क्या देते हैं? कीलेट लिगेंड देते हैं। और बाइडेंटेट इन सभी में सिर्फ कौन है? ये ऑक्सलेट है। बाकी ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट। तो इसका ऑप्शन बैठ जाएगा आपका कौन सा? सी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू X। क्लियर? कि इनमें से पहचानना है कि X किसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जिस कार्बन के साथ X लगा हो उसी के साथ डबल बॉन्ड भी लगाओ। समझ में आ गई? जिस कार्बन के साथ कौन लगा हो? हेलोजन लगा हो, उसी के साथ कौन लगा हो? डबल बॉन्ड लगा हो। वो कंडीशन आपकी ये फॉलो करता है, सी वाला पार्ट। ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बताओ अच्छा किस कैटेगरी का हैलाइड है? इसकी कैटेगरी बताओ। ये बेंजाइलिक हैलाइड। कैसा हैलाइड है ये? बेंजाइलिक। वेरी गुड। ये कैसा हैलाइड है? ये वाला, ये एलाइलिक। कैसा हैलाइड है? एलाइलिक। ठीक है। जिसमें आपका क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है नेक्स्ट वाले कार्बन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ये कैसा हैलाइड है? ये वाला एल्काइल हैलाइड। कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिफ्थ में क्या रखा? विच फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा इनमें? डी वाला सबसे ज्यादा एसिड है। क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो -I इफेक्ट क्रिएट करेगा और क्या कर देगा? एनहेंस कर देगा किसको? एसिडिक कैरेक्टर को। तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, एनिसोल विद Hi2 गिव। अगर हम एनिसोल की रिएक्शन कराएं, क्या होता है एनिसोल? क्या होता है एनिसोल मालूम है? तो अगर उसकी रिएक्शन क्या कराएं याद कर लो, इनको पेपर आने वाले हैं 27 फरवरी, याद रखियो। ठीक है। ये है एनिसोल। इस एनिसोल को अगर तुम किससे रिएक्ट कराओगे? HI से। किससे रिएक्ट कराओगे? HI से। तो कह रहा है प्रोडक्ट बता दो इनमें से कौन सा बनना चाहिए। ठीक है, बताओ सोच करके। HI से करा रहे हैं रिएक्शन। ठीक, देखो ध्यान से। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं, कैसे पहचानेंगे? मैं ये भी बता रहा हूं साथ में, क्योंकि ये आपका थ्योरी में भी आ सकता है। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मेरा बेंजीन रिंग पर फिनाइल वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक करना चाहेगा नहीं। उसके बजाय अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो उस कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। फिनॉक्साइड आयन है, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, रेजोनेंस से स्टेबल बनेगा। जब ये बन जाएगा तो अटैकिंग रिएजेंट का ये पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? H। तो किससे आके लग जाएगा? O से। तो क्या बन गया? फिनॉल। और अगला पार्ट क्या बन गया? और ऑप्शन कौन सा बन गया? ए। इनमें जब भी तुम्हें ऐसा डाउट लगे, बॉन्ड को ब्रेक करके देखो। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद सोचो कि किधर बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उधर आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। एक तरफ H लगा दो, एक तरफ I लगा दो। कंफ्यूजन की कोई ज्यादा इसमें बात नहीं है, लेकिन करते हैं। पर पहले एनिसोल का फॉर्मूला भी याद रख लेना। ठीक है कभी पता लगे कि एनिसोल ही ना पता, लो सर जी कर लो, क्या करो है। इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन। याद आ गया? एक टेम्परेचर तो ये था और एक टेम्परेचर था 443 केल्विन। याद आया कुछ? ठीक, तो एक टेम्परेचर पर एल्कीन और एक टेम्परेचर पर ईथर। बताओ कौन सा बनना चाहिए? इसने एल्कीन भी लिखी और ईथर भी लिखा है। ठीक, ऑप्शन में अगर खाली ईथर होता तो हमारे लिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर ऑप्शन में खाली क्या होता? एल्कीन होता तो भी ऑप्शन की कोई मतलब कंफ्यूजन की कोई बात। ये दो तो होंगे ना, इन्हें तो फेंक दो कूड़े में। यही दो बताओ कौन सा होना चाहिए 7 में से? एल्कीन ना। इस टेम्परेचर का रिजल्ट लिख लो, 440 मतलब 413 केल्विन का रिजल्ट है ईथर और 443 का रिजल्ट है एल्कीन। और 100% बता रहा मैं, किसी दूसरे सेट में ये टेम्परेचर सिर्फ 443 किया होगा 100%। ये ऑप्शन भी चेंज नहीं किए होंगे। ठीक, और कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, वो भी सुन लो। इस H2SO4 में से SO3H ऐड करेंगे। बाहर खड़े खड़े रहने। इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, यहां पर देखो 8 नंबर में, azeotropic solution of two liquid has boiling point lower than ether of them
व्हेन इट, ये कहानी कब होगी, इन वालों में से स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, 1 नंबर पर पढ़ लीजिए, कह रहा है सैचुरेटेड के लिए, ठीक, मीनिंग ही नहीं बनता। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉस, निगेटिव वाले भी नहीं आएंगे और कोई डेविएशन नहीं शो कर रहा वो भी नहीं आएंगे, और ये तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं था, ये तो डायरेक्ट ही काट देते हैं बच्चे। तो समझ गए इसको भी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या आएगा मोल फ्रैक्शन निकल करके, सोच लो, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसमें है आपका, नॉर्मल में है, सोच के देना आंसर। नॉन वोल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होंगे, सीधा इसी से तो मैच कर जाए, समझ में आ गई, क्लियर। देखो जानबूझ के घुमाने के, कुछ बच्चे तो ये देखते हैं कि ये है तो यही लगा दूं, उनका तुक्का बिल्कुल ठीक बैठ जाता है, इसमें कोई सही शक नहीं है, कहीं कहीं पर ये चेंजिंग होती है तो उनका तुक्का नहीं बैठ पाता, ठीक है। ये सेट नंबर आपका है 56(2/1), क्लियर। 12 सेट में से ये आपके पार्ट होते हैं पूरे तो डले हुए हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर NaCl का करोगे, लेकिन ध्यान से रखना NaCl भी एक्वस है, कैसा NaCl है, एक्वस, और एक्वस NaCl का रिजल्ट हमने तुम्हें बताया था कि जब भी NaCl एक्वस में लेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी कहां, आपकी कैथोड पर, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन कहां लिबरेट होगी, कैथोड पर, कहां लिखा है ये बात है, ए ऑप्शन में, याद रखना। ये कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसका हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ एक्वस वर्ड हटा देगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, मोल्टन लिख देगा ना तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा सीधे, ठीक। 100% किसी ना किसी में क्या किया होगा, चेंज किया होगा, उसके बेस पर भी पूछा होगा, ठीक है। अजरसन रीजन में पहुंच गए क्या, अभी नहीं पहुंचे। 11 नंबर आपका कह रहा है आपसे कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन, किसको करता है बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, रिएक्शन फास्ट प्रोसीड हो जाती है, समझ में आया। तो आपका 11 नंबर का कौन सा हो गया, बी पार्ट, क्लियर, बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, रुक जाओ ये, इसमें कहा है कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन P इज इक्वल टू Q, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P इंक्रीज बाय फैक्टर 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ P, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द P, ठीक है। बताओ कौन सा होना चाहिए, डी, ए, 3 टाइम्स, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, और जब तक 8 कर नहीं पाओगे, जब तक आप ये करोगे, जैसे 3 करोगे तो 2 पावर 8 मिलेगी, 2 पावर 3 मिलेगी 8, तो आपका ऑर्डर आ गया 3, समझ में आया। ऐसी रिएक्शन बहुत पूछी जाती है जिनसे इस कंडीशन में भी आपसे ऑर्डर को निकलवाया जाता है कि आप ऑर्डर फाइंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। उसने कहा एक कोई रिएक्शन है PQ, रेट जो डिसअपियरेंस है इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 गुना हो रहा है, कह रहा है जब कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डबल। देखो मैंने लिखा कि रेट था K, ठीक, और मान लो P था, ये किया, ये कहा रेट 8 टाइम हो जाएगा जब मैं इसे डबल कर दूं, मैंने 2 कर दिया, तो अब मुझे ये 8 टाइम बनाना है, तो कैसे बनाऊं, 3 पावर लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू K और P, पहले का क्या हो गया 8 गुना, समझ में आई बात। तो किससे हुआ 3 से, 4 से हो जाएगा 16 गुना, किसी में पूछा होगा जरूर, इससे कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, वो कितना आएगा, हाँ ठीक है। और ये मतलब अलग अलग वैल्यू रख के देख लो, 8 टाइम जिस वैल्यू से मिल रहा है उतना ऑर्डर। अजरसन रीजन पे पहुंच जाइए, चलिए, बहुत ही खतरनाक जिंदगी का फैक्टर, ठीक। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एलिफेटिक, ठीक, बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक नहीं बनाए जा सकते, कौन से बनाए जा सकते हैं, एलिफेटिक, बात जो लिखी है वो ट्रू है, समझ में आ गई। कह रहा एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। अब इसको पढ़ के देखो, 4 लाइनें, ऐसा लग रहा हो कहीं पढ़ी हो कभी जिंदगी में। एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थैलामाइड, जब थैलेमाइड बनता है जो कि इस रिएक्शन के लिए है, तो 100% इसी से तो बनता है, याद है ना, शुरू में थैलेमाइड ही लेते हैं, सही तो है, दोनों क्या है, ट्रू है, और इसी के वजह से ही आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, कि जिसमें अजरसन रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजरसन का, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ लो, देखो 13 नंबर था ना, 14 देखो, आ गया बायोमोलिक्यूल से, यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, गलत बात है, आरएनए की होती है, तो किसकी होती है, आरएनए की, इस पे क्या लिख दो, फॉल्स। डीएनए अंडरगो सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिप्लिकेशन, सही है ये, बताओ है, ये क्या है,
ट्रू है। ठीक, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें रीजन को क्या लिख रखा होगा, असर्शन को क्या लिख रखा होगा, फॉल्स, और रीजन को क्या लिख रखा होगा, ट्रू। ऊपर जाके देखोगे तो देख लेना अपने ऑप्शन में जो भी बनेगा। क्लियर, ऐसी कंडीशन। या देख ही लो यार, लो कितनी देर लग रही। अबे यार पेज पूरा हिंदी में है। अजर्सन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी में बन रहा है। किसमें बन रहा है, डी में। आगे से याद रखेंगे, ऐसे वालों को किसमें बोल देंगे, डी में बोल देंगे। तो इसका ऑप्शन डी बनता। डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल। क्या है, मोर स्टेबल है। कौन से वाले, एरोमेटिक वाले। सही बात है, एलिफेटिक से तो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस और रेजोनेंस, उसी की वजह से तो स्टेबिलिटी आती है। क्यों नहीं आती, क्यों भाई। डाइएजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक अमाइन, अबे यार एलिफेटिक अमाइन गलत है, ये बात फॉल्स है। ठीक है, एरोमेटिक मत पढ़ लेना नहीं तरह, मैंने ऊपर भी एरोमेटिक पढ़ा, नीचे भी एरोमेटिक, गलत है। एलिफेटिक लिख रखा, गलत है। तो ट्रू और फॉल्स यानी ऐसी कंडीशन सी में लगती है। ठीक, सी ऑप्शन में होगी, या कहीं पर अगर मान लो ऊपर नीचे दिया तो वो भी पढ़ लेना। फिर 16 नंबर पर आए, ये कह रहा पैरानाइट्रो, मतलब पैरानाइट्रो एनिलीन सो अ वीक बेस देन पैराटोलुडीन। ठीक है, ट्रू है ये बात। ठीक, चलो नीचे पढ़ो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप पैरानाइट्रो एनिलीन मेक्स इट्स वीक बेस। मेक इट्स वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। सही तो है बात, ये क्या लिखी है, ट्रू। और यही कंडीशन ऊपर भी है, यानी बिल्कुल अजर्सन रीजन दोनों क्या है, सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है ए। ठीक है, समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। और सेक्शन बी में आपसे पहला ही क्वेश्चन जो है बढ़िया तमीज का पूछा है, सही से जिसको बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या है मैक्सिमम मिस्टेक करने में देर नहीं लगाएंगे और घूमेंगे बहुत ज्यादा कि हम करें क्या। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। उसने कहा 6% ग्लूकोज सोल्यूशन है, मोलर मास दे रखा, इज आइसोटोनिक है, 2.5% सोल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका पता नहीं है कौन है, पहले का तो पता था ग्लूकोज। कहा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस, वो जो अननोन सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दो। ग्लूकोज का दे रखा है, उसका बता दो। बच्चा सोचेगा यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अपना ही पुरानी नॉलेज यूज करो, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी तो आएगा। तो रुको एक मिनट, ऑस्मोटिक कैसे, आइसोटोनिक है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, पहले पाई इज इक्वल टू लिख लो, इधर लिख लो ग्लूकोज और इधर लिख लो अननोन सोल्यूशन। अब पाई का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखो, सी आर टी इज इक्वल टू सी आर टी। ये कंसेंट्रेशन किसका है, ग्लूकोज का, ये किसका है, अननोन सोल्यूशन का। आर टी की कर दो छुट्टी। कंसेंट्रेशन कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू जी अपॉन, बोलो एम जी, और डब्ल्यू यू अपॉन एम यू, अननोन सोल्यूशन का। अब देखो ध्यान से, ये कितना था 6%, ये कितना था 180, वो कितना है, बोलो 2 पॉइंट, वो परसेंट कट जाएगा, डोंट वरी, उससे मत डरो, एम यू। ठीक है, वो तो इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम यू की निकल करके आ जाएगी बड़े आराम से। और शुरुआत में बच्चा घूम जाएगा मॉलिक्यूलर, वही अपनी पुरानी नॉलेज से यूज करते हुए चलना है। आइसोटोनिक है इसलिए बराबर रख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, अदरवाइज वो अगर कंडीशन होती तो उसको भी पढ़ते। कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो देखो बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 30 और 25 या 75, 0 भी 7, 75 ग्राम आ गया। इतनी देर में लगाया करो, ऐसे कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, 75 ग्राम पर मोल आंसर आ गया। चलिए, हाँ वहां पर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना, वहां भी कभी मेरी तरह रजनीकांत बन के दिखाओ, फायदा ना लगने का उसमें। ठीक है, कभी क्या सर ने कहा था जल्दी करके दिखाया करो, जल्दी मतलब आप प्रैक्टिस करते समय कर रहे हैं बस, बाकी नहीं। इसमें कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स रेट क्या लिखते हो, के इज इक्वल टू 2 पॉइंट बोलो 303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक, क्या क्या कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, के की वैल्यू दे रखी है, और कहा हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट विल रिड्यूस 2.5, मतलब किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 5, आर नॉट की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 2.5, और टी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, बाकी सब कुछ दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी लिखी है 1.25, 10 पावर कितना है 3, ये कितना है 2.303, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये लॉग 10 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 2.5 है। इसको जो है कैंसिल कर दो, 50 टू log 2 की वैल्यू ये दे रखी 0.301। ठीक है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि 2.303 अपॉन टी इंटू 0.301। समझ गए, बस आपको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को उठा के इधर लिया और टी को इधर लिख दो। टी इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2.3 इंटू 0.3, शॉर्ट कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत मेरा आंसर में क्या आएगा, चेंजिंग आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको क्या है, 1000 को ऊपर ले जाओ, 1000 को जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये तो मेरा हो जाएगा 23 और इंटू 3 और इंटू में एक क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी नहीं, और अपॉन में 1.25। ठीक है, 23 या 69 होते हैं तुम्हारी इंग्लिश की भाषा में, अपॉन देश कैलकुलेट कर लो, मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक, 12 पंजे 60, पहली डिजिट 5 आ रही है, आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, फटाफट लिख लो, देर भी नहीं लगने की। वो इधर रखा 554 सेकंड, इतना ही आ रहा, देखो मैं कैलकुलेट जो किया हुआ हूँ, कितने सेकंड आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, क्योंकि ऊपर का टाइम जो हमने रखा है वो सेकंड में ही है। ठीक है, वो रखा हुआ देखो यहाँ सेकंड इनवर्स है ना, करते चले जाओ फटाक से, कैलकुलेशन में देर मत लगा, कैलकुलेटर की तरफ को मूर्ख देखते हैं। ठीक है,
बताओ मैंने कौन सा कैलकुलेटर यूज किया है? तुम वहां बैठे हुए यूज करते हो ना, ये इसमें फाइनल आंसर है, वहां तक मैंने देखा ही नहीं था कि फाइनल आंसर वहां पहुंचा नहीं, और पहली डिजिट बता देती है 12, देखो ये 12 मान लो, और ये मेरा 6 9, तो इसकी भी जीरो हटा दो ना, ये देखो जब भी तो बड़ा डिजिट मिल जाएगा, पढ़ते चले जाना टेबल को। इसने तो जीवन दुखी कर रखा, कॉन्ट्रैक्शन ने तो बच्चों का आजकल। ठीक है, पहले क्या था, डीएफ ब्लॉक को बच्चे छोड़ देते, छोड़ो हम ना कर रहे इसको, बाद में देख लेंगे। अब इसी ने खून पी रखा बच्चों का, छोड़ो हम देखेंगे तुम्हें कितना छोड़ोगे। ठीक है, हम भी जो है इसको ही देंगे सबसे ज्यादा एग्जाम में, लो करो जो करना। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। क्या बोल रहा हूं? स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 सेल या 5 सेल। अच्छा लिख रही है, इतनी स्पीड में लिख लेगी। द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक or ionic radii with increase in the atomic number, clear, due to the poor shielding effect of 4 subcell या 5 subcell। अगर मैं 4 subcell बोल लूंगा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? लेंथेनॉइड। अगर मैं 5 सेल बोलने लगा तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनॉइड भी रखा गया। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन बहुत बढ़िया है, देखो। ठीक है, अभी जो मैंने बोला कि भाई 5F पर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो ये है इसका रीजन। लिखेंगे क्या, बताओ, सोच के देखो, सर ये लिख देना चाहिए है? हाँ, बिकॉज शिल्डिंग ऑफ 5 सबसेल, लिख लो, बिकॉज शिल्डिंग ऑफ 5 सबसेल इज पुअरर देन 4F सबसेल, पुअरर देन 4F सबसेल, ये आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, शिल्डिंग की कंपैरिजन कर देंगे तब आ जाएगा, देन 4F सबसेल। नेक्स्ट, और अच्छा इसका चॉइस में है क्या? हाँ, ए और बी में से कोई सा भी एक करना है, ठीक है, तो इसे बी लिखने की जरूरत क्या थी? ऐसी कंडीशन में इन्हें बी नहीं ऐसी देना चाहिए, है ना? बी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी दोनों करने क्या। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन? हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की क्यों होती है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा होते हैं, तो एटम्स आपस में एक दूसरे से क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजिली बना सकते हैं। सबसे कम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन उनकी होगी जिनकी फुलफिल्ड सेल क्या होगी, लास्ट वाली भरी होगी, जैसे जिंक की। समझ में आ गई? क्लियर, जिंक में सबसे क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, फुलफिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, वो किसी से बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेगा, इधर उधर से कोई भी नहीं बनाना चाहेगा। क्लियर जी। 20 नंबर, ओहो, तो SN1 SN2 ना आए, एक दो दिन अगर मॉडल कराए जाए ना आए तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से चले गए हो। कोई पेपर नहीं होता जिसमें ये वर्ड SN1 SN2 ना दिखते। क्लियर, इसमें कहा है विच कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई, कि इसमें से किस में SN2 फास्ट होगी, क्यों? अच्छा, दोनों में 1 डिग्री है, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आई वाला जल्दी, उसमें होगी फास्ट। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, कहां लगा दूं Cl को? इस कार्बन पर की इस पर। यूवी लाइट होगी तो Cl 2 डिग्री पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर यूवी लाइट हटा करके, ध्यान से सुनो, डार्क ले लिया और Fe ले लिया, फिर यहां इन दोनों में लगेगी ही नहीं, फिर कहां, बेंजीन पर, इन पोजिशनों पर। ठीक है, लो लो लो, बिल्कुल लिखो जी, टाइम मिलेगा तुम्हें लिखने के लिए, डोंट वरी। अच्छा, ऐसी तो करना चाहिए, मैं 30 मिनट में सॉल्व करूं तो बढ़िया लगता है, अभी तो मैं रुक रहा हूं समझाने के लिए। ठीक, बस पेपर लो वहां भी और 30 मिनट में लो सर, ये रहा आपका पेपर वापस, 70 आ गए मेरे पूरे, ज्यादा ज्यादा 60 या 69 दो डिजिट में दे दियो नंबर बस। ठीक, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, 69 और 70 मैं कह रहा हूँ ऐसे दो डिजिट में से कर दियो थ्योरी में, उधर प्रैक्टिकल की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो मास्टर के पेन में पावर है भाई, वो दे ना दे कोई जरूरी थोड़ा ही है। हाँ जी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अभी बताया था क्या होता है जब भी कोई, इसको हम बोलते हैं एक तरह से नेटिव प्रोटीन, जब भी कोई हीटिंग या कुछ चेंज होता है तो बायोलॉजिकल क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर एग को जरा सा भी हीट कर दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसको बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। When a protein is in native form is subjected to physical change like pH, temperature, ये अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या कर देती है, लूज कर देती है। इसी को बोला जाता है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, जब ये नहीं होगा तब चूजा बनेगा, इसका नहीं बन जाता है। इन्वर्ट शुगर, क्या होती है इन्वर्ट शुगर और कौन इसका एग्जाम्पल है? सुक्रोज इसका एग्जाम्पल है। ठीक, सुक्रोज का नेचर कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैसा है, लेकिन जैसे इसमें वाटर मिलाते हैं तो ये ग्लूकोज और किसमें ब्रेक हो जाता है, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का रोटेशन प्लस में है 52.4 डिग्री और इसका जो रोटेशन है वो माइनस में है 91.5 डिग्री। जब ये दोनों सोल्यूशन बन गए तो ओवरऑल अब रिजल्ट सोल्यूशन का क्या बन गया, निगेटिव, और निगेटिव का मतलब हो गया लेवोरोटेटरी। तो जिस सुक्रोज का नेचर पहले डेक्स्ट्रो था, वाटर मिलाती है वो लेवो में हो गया, इसीलिए नाम रखा गया इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं काहे को इतने भारी लगते हैं। KCN से क्या होगा, CN पार्ट आ जाएगा, अपनी कार्बन दोनों की चेन में CN लग जाएगा। पार्सली हाइड्रोलाइज किस पर बनता है सर, पार्सली हाइड्रोलाइज पर बनता है CONH2। क्या बन जाता है, CONH2। जब एसिड अमाइड NaOBr2 से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन देता है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO की छुट्टी हो जाती है और आपका डायरेक्ट NH2 ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पर लिंक हो जाता है। ये आपके आंसर होंगे। पहला होगा CH3 CH2 CN, दूसरा होगा CH3 CH2 CONH2 और तीसरा होगा CH3 CH2 NH2। क्लियर। तो देख लो अभी 29 मिनट में पहुंच भी गया मैं। कौन से क्वेश्चन पे थे इसमें पे, और रुकू ना तो थोड़ी, या तुम्हारी तरफ ना देखूं, तुम्हें समझाने से मतलब ना रखूं तो नहीं कह रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में पार एकदम क्लियर। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। पहले FeHCl लगाया, यही बेस्ट रिएजेंट होता है, तो रिजल्ट मिलेगा NH2 का रिजल्ट, NO2 का रिजल्ट NH2। क्या मिलेगा, NH2। फिर आपकी आ गई सेंड मेयर रिएक्शन के लिए, डाइजोनियम सॉल्ट जब बनाते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक, उसी से फिर रिएक्शन परफॉर्म होती है क्या आपकी, डाइजोनियम सॉल्ट वाली। और जब इसमें इथेनॉल लगाया, अब बताओ क्या आएगा, यही है। ये जब इसमें इथेनॉल लगता है तो ये आपका कुछ बच्चे यहाँ OH लगा देते हैं, वो तो हाइड्रोलाइसिस का रिजल्ट है। तब इसका रिजल्ट है बेंजीन। क्या है इसका रिजल्ट, बेंजीन। ठीक है, कौन से चैप्टर में थी, अमाइन वाले। इथेनॉल के प्रेजेंस में रिजल्ट बेंजीन। ठीक है, क्या करें हर्षिता, मैं तो गलत करी आई थी ना इसके, हाँ भी कोई बात ना, ऐसी करें बच्चे, मन के कुछ ज्यादा ही सच्चे हो, है ना। जब उन्हें लगता है कि अब मैं फंसने वाला था, वो टीचर पे ब्लेम डालते हैं, समझ में ही नहीं आया था मुझे, कुछ कर लो क्या करो। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। अगर हाँ इसका कोई पैरामीटर हो जाता कि हाँ भाई जब टीचर पढ़ा रहा है इतने % समझ में आ रहा है इसको, जैसे डिस्प्ले चाइना ने बनाई है, वो बच्चे के यहाँ लगा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कौन बच्चा अटेंटिव है कौन नहीं है। बहुत हाई AI डिवाइस बनाई है, बड़ी तकड़ी वाली। तो मतलब जैसे तुम अभी हो ना, अगर सीरियस नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे, तो तुरंत अलग कलर है उसका, 3 कलर में वो आती है सिग्नल उसको। ठीक, अगर ये इंडियन पेरेंट्स को मिल गया तो बच्चों का जीना मुश्किल कर देंगे, बता रहा हूँ गारंटीड। कहेंगे ले बेटे पहले कुछ खरीदू नहीं खरीदू, ये लगाऊंगा, अब बैठ कर दिखा दो कि पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। ठीक, ऐसी टेक्निक इंडिया में नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लियर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन ये है कि जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है वो आपके किससे, हाइड्रोजन NH2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में। किसमें कन्वर्ट होंगे, एल्केन में। लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी एक मतलब आगे और चाहिए क्या, KOH के साथ क्या लोगे, इथाइल, इसके साथ क्या लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तब आपका रिजल्ट है एल्केन। बताओ एक रिजल्ट और है इसी के जैसा, और उस रिएक्शन का नाम भी है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। उसमें भी कार्बोनाइल का रिजल्ट एल्केन है लेकिन रिएजेंट डिफरेंट। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 11th की भी है, आपकी तो है ही है ये। क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, सोडियम सॉल्ट हो एसिड का, क्या बोल रहा हूं मैं, सोडियम सॉल्ट हो किसी भी एसिड का, इसको किससे रिएक्ट करा दोगे, सोडा लाइम से। किससे रिएक्ट कराओगे, NaOH से, साथ में किससे, CaO से। इसके साथ हीट करोगे तो रिजल्ट एल्केन प्लस Na2CO3। ये मेन प्रोडक्ट है। अभी इसके चक्कर में उसके चक्कर में इसे छोड़ दो। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिन एल्डिहाइड के पास क्या नहीं होता है आपका, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। किसके प्रेजेंस में देते हैं, कंसंट्रेट NaOH। डाइल्यूट के प्रेजेंस में कौन सा आता है आपका, हाँ अल्डोल कंडेंसेशन आता है। समझ में आ गई बात। इसका रिजल्ट क्या है, HCOONA और प्लस में एक मॉलिक्यूल एल्कोहल। ठीक, याद रख लो, मतलब रट लो इसको तो, कि एक मॉलिक्यूल एल्कोहल और एक सोडियम सॉल्ट सीधे बना दो। बस यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ क्या है, तो उसमें से एक का रिजल्ट दे देते हो एल्डिहाइड में, एक का। अधिकतर अगर सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो एक बेंजीन के साथ COONA और एक इसके साथ OH बेंजीन के साथ में। ठीक है, बस बड़ी जल्दी बस